वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ की हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए और आप लोगों ने भी शायद कवर कर लिए होंगे। आज उसी मुस्लिम लॉ के सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। बेसिकली इस एक्ट को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा 1 साल, ताकि हम इस चीज को समझ लें कि क्यों ये आया, द पर्पस, द नीड ऑफ दिस एक्ट, और इसने आगे क्या किया, किस किस केस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई और करंट में इसकी क्या सिचुएशन है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट इट इज फुल ऑफ नॉलेज एंड आप लोगों को बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आ जाए हम 1985 में। 1985 में केस आया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। सो बेसिकली इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि एक ए जो है वो मैरिज करता है बी के साथ, मैरी भी नहीं, निकाह करता है बी के साथ, क्योंकि मुस्लिम्स में निकाह होता है इसलिए बी के साथ, और उनकी एक मैरिज है जिससे कि 4 बच्चे हैं उनके, ठीक है, 4 बच्चे हुए और शादी को भी कितने साल हो गए, 40 ईयर्स हो गए। अब सडनली क्या होता है, ये जो ए है मिस्टर हस्बैंड, मिस्टर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिसेस, ठीक है। तो ए जो है वो क्या करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन बी को अपने घर से निकाल देते हैं और उनको कह देते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। अब बी क्या करती है, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स यहाँ दिए, 4 बच्चे उनके वहीं पे हैं, तो ये कोर्ट में फाइल कर देती है कि भाई हमें मेंटेनेंस दो अंडर सेक्शन 125 CRPC, क्योंकि 125 तो सेकुलर लॉ है और इसमें सब लोग कवर हो जाएंगे। तो कह रही मैं अपना मेंटेनेंस कहाँ से करूँ, तो इन्होंने 125 CRPC में अपनी मेंटेनेंस जो है वो मांगी। कोर्ट ने उन्हें ग्रांट कर दी और कहा कि अब ये 200 RS आपको पर मंथ देंगे एज अ मेंटेनेंस, ठीक है। जब ये हुआ तो हस्बैंड ने क्या किया कि मैं 200 रुपये रोज देने से अच्छा है मैं उसको 2 साल, मतलब 2 साल तक ये इन्होंने दिया, उन्होंने दे दिया ट्रिपल तलाक दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया और कह दिया कि इनकी जो डावर अमाउंट थी जब हमारी शादी हुई उस टाइम तो 500 रुपये जो है वो एज अ डावर डिसाइड हुआ था, और ये उन्होंने 500 रुपये में इसको पे कर देता हूँ और मैं इसको हर महीने मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब कोर्ट ने ये चीज नहीं मानी, उन्होंने कहा ठीक है आप डावर अमाउंट तो दो ही दो, साथ में मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके टाइम उन्होंने 40 ईयर्स दे दी। तो इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई। तो पहला इशू जो इस जजमेंट में आया वो आया द डिफरेंस बिटवीन डावर एंड मेंटेनेंस, कि डावर और मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। तो इन्होंने बताया कि डावर जो होता है वो डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ निकाह, ठीक है। ये एक पर्सनल राइट है वुमेन का, राइट है वुमेन का, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिविटी के लिए दिया जाता है कि भाई ठीक है, पॉजिटिव है, कंसिडरेशन फॉर मैरिज है, मैरिज के लिए कंसिडरेशन है, इंपॉर्टेंट है, निकाह तभी होगा जब ये कंसिडरेशन जो है वो मेंटेन की जाएगी। ये एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है। बेसिकली डावर क्या होता है, एक रेस्पेक्ट को डिनोट करता है, किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करता है। डिटरेंस किस पे क्रिएट करता है, हस्बैंड पे, कि वो उसको डाइवोर्स ना दे, ठीक है। और ये वुमेन को इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट करता है सोसाइटी में। सो ये इसेंशियल्स हैं, ये डावर की बात है जो कोर्ट में इस इशू को सॉल्व करते हुए की गई। अब मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस कब होता है, ये होता है डिसोल्यूशन पे। और डिसोल्यूशन क्या हो, डिसोल्यूशन कैसे भी हो सकता है, डिसोल्यूशन डेथ के द्वारा भी हो सकता है और डिसोल्यूशन डाइवोर्स पे भी हो सकता है। और जब डेथ या डाइवोर्स के ग्राउंड पे ये होगा तो ही ये मेंटेनेंस होगा। प्लस डिसोल्यूशन के अलावा दूसरे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं जहाँ पे हस्बैंड जो है वो अनेबल टू मेंटेन हो, मेंटेन ही ना कर पाए, ठीक है, मेंटेनेंस देने के लिए वो अनेबल हो रहा हो, क्योंकि मैं मेंटेन करना वाइफ को और बच्चों को वो क्या है, वो उसकी हस्बैंड की ड्यूटी है और वो ड्यूटी को फुलफिल
नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से कोर्ट ने डिफरेंस बिटवीन बताया। पहला इशू जो है वो इस तरीके से सॉल्व किया कि डावर और मेंटेनेंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए डावर को अगर आप पे कर रहे हो तो ये नहीं है जैसे कि प्रीवियसली इसमें कहा कि मैं 500 रुपये एज अ डावर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये नहीं कहा कि डावर आप दे रहे हो 500 रुपये दे रहा हूं मैं, ये 500 रुपये इनफ नहीं है, ये तो उसका अपना खुद का राइट है ही, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके इकोनॉमिकली खर्चे उठाने पड़ेंगे जो कि उसको उस टाइम जरूरी है। तो पहला इशू जो है वो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो में ये था। दूसरा इशू जो है वो ये हुआ कि क्या डाइवोर्स्ड वुमेन, ठीक है, वो कवर होती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में या नहीं, अंडर 125 सीआरपीसी में होती है या नहीं, क्योंकि वो बीइंग अ मुस्लिम, या इसे हम बेटर तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन जो है वो क्या इसके अंदर कवर होती है कि नहीं, ये इशू हुआ। तो कोर्ट ने क्या कहा, यस होती है, क्योंकि सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है। तो ये अप्लाई होता है हर किसी पे, और जहाँ पे हस्बैंड जो है वो अनेबल टू मेंटेन हो, जब अपनी ड्यूटी फुलफिल ना कर पा रहा हो, अपनी ड्यूटीज को से बाहर हो, तो वो वहां पर 125 सीआरपीसी में फुलफिल करता है। तीसरा इशू जो अराइज हुआ, वो तीसरा इशू ये था कि अगर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेकुलर लॉ एंड मुस्लिम लॉ, और या कहें पर्सनल लॉ, तो कौन जो है वो सरवाइव करेगा। तो कोर्ट ने कहा गया कि जब ऐसे कोई इश्यूज हो तो वहां पर सेकुलर लॉ जो है वो ओवरराइड कर देगा पर्सनल लॉज को, और ये जो है वो सरवाइव कर जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक शोर सा मचने लग गया कंट्री में कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो गया। तो इस चीज को इसके जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को एंड करने के लिए, इस केस के इफेक्ट को एंड करने के लिए 1986 में एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया, ठीक है, पार्लियामेंट ने उसे पास किया। अभी क्या कहता है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। अभी मैं जो वर्ड्स पे आपको स्पेसिफिकली एम्फसाइज करा रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आगे चल के हम उस चीज को जब डिस्कस करेंगे तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, तो ये सिर्फ एक छोटा सा नैरो स्कोप लेके चलता है जो कि क्या है, डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स को करता है इन एक्ट 1986, ठीक है। The Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, Act number 25 of 1986, 1986 का ये एक्ट नंबर 25 है। इट कम इनटू फोर्स ऑन 19th May 1986 को। अब ये एक्ट क्या करता है, An act to protect the rights of a Muslim woman, Muslim women को करता है, who has been divorced or has obtained divorce from their husband, to provide for matter connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 37th year of Republic of India as follows। तो बेसिकली कौन सी मुस्लिम वुमेन्स जिनको डाइवोर्स मिला हो या जिन्होंने डाइवोर्स ऑब्टेन किया हो, ऑब्टेन मतलब खुद ले लिया हो, ठीक है, ऑब्टेन डाइवोर्स, तो वो वुमेन्स इसके अंदर कवर होती हैं। दिस एक्ट शॉर्ट टाइटल नोन एज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, क्योंकि मोस्टली टाइम पहले अभी भी अभी नहीं हुई है ना, इंक्लूडिंग JNK को, तो वो भी इंक्लूड होता है, होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया जो है वो इसमें आएगी। Divorced woman means a Muslim woman who can marry according to the Muslim law and who has been divorced by or has obtained divorce from her husband in accordance with Muslim law। तो divorced woman जो है वो है woman वो है जिसने निकाह हुआ हो। निकाह का मतलब है जिसकी जो शादी है वो सोलमनाइज्ड हुई हो,
अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ के, ठीक है। दूसरा जिसका डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन दो ही तरीके से यहाँ पे हुआ है। एक कि उसको डाइवोर्स मिला हो, ही इज अ डाइवोर्स्ड, उसको डाइवोर्स उसके हस्बैंड ने दिया हो, या उसने खुद डाइवोर्स ऑब्टेन किया हो। हर सेल्फ, ठीक है। और ये दोनों ही चीज किस हिसाब से कह रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ के हिसाब से उन्होंने की गई, तो ही वो इसके एम्बिट में आती है। Iddat period means the course of divorced women 3 menstruation courses after the date of divorce. Sorry, if she is subject to menstruation, 3 lunar month after her divorce if she is not subject to menstruation, and if she is antecedent at a time of her divorce, the period which between the divorce and delivery of her child or the termination of her pregnancy, whichever is earlier. So basically क्या हुआ, अगर periods आते हों, तो अगर पीरियड्स आते हो तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ऑफ पीरियड्स के जब 3 बार पीरियड्स हो जाए तब। अगर पीरियड्स ना आते हो तो 3 लूनर मंथ का भी मतलब यही होता है 3 मंथ्स। और अगर वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, प्रेग्नेंट है एट द टाइम, ईदर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डिलीवरी हो जाए और टर्मिनेशन हो जाए, whichever is earlier, जो भी इसमें हो वो, ठीक है, whichever is earlier। तो इस तरीके से 3 उसका जो इद्दत पीरियड है वो ये है। यहाँ पे जो इद्दत पीरियड, अगेन आई एम रिपीटिंग सेम ऑन सेम, इद्दत पीरियड डिफरेंट होती है व्हेन द मैरिज इज डिसॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, बट एंड यहाँ पे जो इद्दत है वो डाइवोर्स इद्दत है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। ये है मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे वो क्रिमिनल सीआरपीसी में जो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वही यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट जो है वो माने गए हैं। और प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो रूल्स बने गए हैं वो। सेक्शन 3, एक सेकंड गाइस, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं। सो मेहर और अदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेहर और डावर की बात शाहबानो के केस में भी कही गई थी, तो उसमें भी ये वाली बात कही गई थी कि मेहर और डावर के रिलेटेड डिफरेंस आया था। तो मेहर और अदर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग यहाँ पे जो रूल्स है वो क्या कहे गए हैं एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स के साथ। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, डाइवोर्स वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल मतलब शी कैन एक्वायर दीज थिंग्स, क्या, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस मेंटेन टू बी मेड और पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड। तो बेसिकली जैसे सपोज करो यहाँ उसका डाइवोर्स हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने इद्दत रखी, तो इद्दत के बीच में उसको रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड प्रोवाइड करेगा। Be where she herself maintain the child born to her before after divorce, a reasonable and fair provision maintained to be made paid by her former husband for a period of 2 years from the respective dates of birth of such child। Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे ना एक सेपरेट केस लॉ है, वो है नूर सबा खातून। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि इफ जो चाइल्ड हैं या चिल्ड्रंस जो हैं वो लेस देन 2 इयर्स हैं, ठीक है, तो उस के रिगार्डिंग उस वुमेन को, दैट लेडी विल आल्सो गेट
एडिशनल मेंटेनेंस फॉर द केयर, और जो केयर वो वुमेन उन 2 साल तक के बच्चे को देती है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना और अदर जो एसेंशियल्स होते हैं, केयर या अटेंशन जो एक बच्चे को चाहिए 2 साल तक, वो चीज जब वो वुमेन उसको देती है तो उसके लिए भी शी विल बी मेंटेन बाय द हस्बैंड। और वो क्या किया जाएगी, रीजनेबल एंड फेयर। रीजनेबल एंड फेयर मैं अभी बताऊंगी रीजनेबल एंड फेयर क्या है, पहले इसका थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ मेहर और डावर एग्रीड टू बी पेड एट हर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज और एट एनी टाइम देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। तो जो भी उस टाइम जब अकॉर्डिंग टू द निकाह तभी होता है जब डावर मेंटेन हो जाती है, तो मेंटेनेंस जो डावर की गई है वो उस वुमेन को दी जाएगी। एंड ऑल द प्रॉपर्टी गिवन टू हर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज, आफ्टर हर मैरिज, बाय हर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और वाइफ और हिज फ्रेंड्स। तो वो सब चीजें जो उसको एज अ गिफ्ट डीड में दी गई है वो सब चीजें यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखें तो यहाँ पे इद्दत पीरियड का आ गया, यहाँ पे वो 2 साल बच्चे की केयर करने के लिए आ गया, यहाँ पे डावर आ गया और यहाँ पे गिफ्ट आ गया। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, इद्दत के पीरियड का मेंटेनेंस, फिर चाइल्ड का ध्यान रखेगा, चिल्ड्रंस का, अगर वो अंडर 2 इयर्स हैं तो फिर थर्ड आया उसका मेहर या कहें डावर, और फोर्थ आया उसके जो गिफ्ट्स हैं जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली ने दिए हैं, फैमिली कह दो आप इसको, और फ्रेंड्स ने दिए हैं वो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 चीजें, इसमें एक और चीज बोली वो है रीजनेबल एंड फेयर। ये रीजनेबल एंड फेयर जो है वो डेनियल लतीफी का केस था, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। रीजनेबल एंड फेयर वो है जिसमें ये देखा जाएगा द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड, कि पति कितना कमाता है कितना नहीं है, फिर हाउ शी लिव्स बिफोर डाइवोर्स, कि वो कैसे रहती थी, ठीक है, उसके क्या एक्सपेंडिचर्स थे वो सब। ठीक है, अदर देन दैट वो रीजनेबल एंड फेयर जो आप एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, या हम कहें डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जरूरी है वो। तो ये रीजनेबल एंड फेयर डेनियल लतीफ केस में ये हेल्ड किया गया। इसका सेकंड क्लोज है, वेयर अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन मेंटेनेंस और द अमाउंट ऑफ मेहर और डावर हैज नॉट बीन मेड और पेड और द प्रॉपर्टी रिफर्ड इन क्लोज डी और हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टू डाइवोर्स वुमन ऑन हर डाइवोर्स, शी और any duly authorized by her may on her behalf make a application to magistrate for an order of for payment of such provision and maintenance, meher, dower or delivery property as the case may be। So guys, क्या है, अगर आप मतलब अगर आप नहीं, अगर हस्बैंड जो है वो फुलफिल नहीं करता है, वो ये चीज नहीं देता है, इद्दत पीरियड में मेंटेनेंस, चिल्ड्रन को मेंटेन करने का, मेहर का और गिफ्ट से एक्वायर हुई प्रॉपर्टी को वो नहीं देता है, ठीक है, अगर वो इन चीजों को फुलफिल नहीं करता है तो क्या करेगी, ये अनेबल हो जाता है या ये करता नहीं है तो क्या करेगी, वाइफ या उनके बिहाफ पे कोई और, वाइफ के बिहाफ पे कोई और, ये लोग एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं कहां पर, मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, अब वेयर एन ये हो गया। अब यहाँ क्लोज 2 में यहाँ तक बात आ गई कि आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन पे मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेगा, ये क्लोज 3 में जो क्या कहता है, where an application has been made under sub clause 2 by divorced woman, the magistrate may, if he satisfied that her husband having sufficient means has failed or neglect to make or pay her with iddat period a reasonable and fair provision and maintenance for her and children or the amount equal to the sum of meher, dower or the property जो उसको दी गई है, reasonable and fair नहीं देता है, he
एज द ही डिटरमाइंड, जो किया गया है, नहीं देता है, एज द केस में बी द मेहर डावर डिलीवर प्रॉपर्टी रिफर्ड, इतना तो क्या होगा जब आपके पास ये चीज की गई है तो आपको मेक एन ऑर्डर, तो वो विद इन अ मंथ ऑफ डेट ऑफ, एक तो आपको एक महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट करेगा किसको, फॉर्मर हस्बैंड को, कि आप वो फेयर और रीजनेबल अमाउंट दे जो उसने कहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आपको एप्लीकेशन 1 मंथ के अंदर देनी है और हस्बैंड क्या है वो सिंपल मजिस्ट्रेट क्या है वो सिंपल डायरेक्शन इशू कर रहा है कि भाई तुम दे दो, तुम क्यों डेफिशिएंस कर रहे हो। लेकिन अब इसका जो प्रोवाइडेड है वो क्या बताता है, द मजिस्ट्रेट फाइंड इट impracticable or to dispose of application without the set period, he may for reasonable to be recorded dispose the application after the set period। तो ये क्या कहा कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट उसको नहीं डिस्पोज ऑफ कर पाए तो वो थोड़ा उसे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद वाली कहानी, अभी तो डायरेक्शन इशू हो गया क्लोज 3 में, अब हम आ गए क्लोज 4 में, जो क्या कहता है, इफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom an order has been passed under फेल्स हो जाता है विदाउट सफिशिएंट कोज और कंपाइल, द मजिस्ट्रेट में इशू वारंट फॉर रिलीविंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ड्यू टू इन दिस फाइन अंडर सीआरपीसी एंड मे सेंटेंस द पर्सन फॉर होल और अ पार्ट ऑफ एन अमाउंट remaining unpaid after the execution of warrant to imprison for a term which may extend to 1 year or until payment if sooner subject to the heard or the। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर डायरेक्शन इशू करी, ठीक है, डायरेक्शन इशू कर दी किस क्लोज 3 में, और उस डायरेक्शन का क्या हुआ, उसने फेल हो गया, उसका कोई फुलफिल नहीं हुआ, तो अब क्लोज 4 में क्या होगा, क्लोज 4 में वारंट इशू किया जाएगा और ये वारंट जो इशू की जाएगी इसलिए प्लस इम्प्रिजनमेंट भी जो है उसको दे दी जाएगी 1 ईयर तक की, या और अंटिल पेमेंट, तो इसको उन्होंने एक पनिशमेंट क्लॉज बना दिया। अब 4 बताता है द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, कैसे मेंटेनेंस की जाएगी, नो विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द लॉ, द मजिस्ट्रेट सर्टिफाई दैट डाइवोर्स वुमन नॉट रीमैरिड और अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ही मे मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग हर रिलेटिव्स। देखो इसको छोटा सा बता देती हूँ, वुमेन जो है वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए और प्लस उसने कोई दूसरी शादी भी नहीं करी है, तो अब क्या होगा, उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है, जो मेंटेनेंस का पीरियड है या जो भी अब जो रीजनेबल दिया गया, अब वाइफ का पीरियड तो खत्म हो गया, ठीक है, तो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा चिल्ड्रंस पे, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं है तो वो जाएगा वुमेन के पेरेंट्स पे, और अगर पेरेंट्स भी फेल हो जाते तो वो जाएगा रिलेटिव्स पे, और अगर रिलेटिव्स भी फेल हो जाते तो वो जाएगा वक्फ बोर्ड पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, और किसी पे ये चीज नहीं जाएगी। और ये वाली बात ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है वो क्लोज 4 में की गई है कि देखो बच्चे फेल हो जाए तो कहाँ जाएंगे, उसके पेरेंट्स पे जाएंगे, पेरेंट्स फेल हो जाए तो उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उस पे जाएंगे, अगर रिलेटिव्स भी फेल हो जाए तो फिर जाएगा वक्फ बोर्ड ऑफ स्टेट, उस पे जाएंगे और वक्फ बोर्ड उसे पे करेगा। सेक्शन 5 कहता है ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 टू governed by the provision of 125 CRPC to 128 of the Act 1978। तो बेसिकली इसमें एक आ गया है कि अगर हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों क्या कर देते हैं, कलेक्टिवली डिक्लेयर कर देते हैं, और डिक्लेयर भी कैसे, एफिडेविट से, डेविड से कि हम अंडर सेक्शन 125 गवर्न होंगे सीआरपीसी के और हम मुस्लिम लोग को लीव कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को 125 सीआरपीसी में अप्लाई हो जाएगी और सारी प्रोसीडिंग वहां चलेगी। डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग का यहाँ पे मतलब है जिस दिन समन्स देने के बाद अटेंडेंस हो रेस्पोंडेंट की, उस दिन वो अपनी ये एफिडेविट दे सकते हैं। पावर ऑफ टू मेक रूल्स कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कोई ऐसी प्रोविजन है एफिडेविट डिक्लेरेशन से,
या किसी चीज की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और 30 डेज का इसमें टाइम जो है वो दिया गया है। 7 है ट्रांजैक्शनल प्रोविजन। जितने भी ट्रांजैक्शनल प्रोविजन ये है कि जितनी भी एप्लीकेशन इस एक्ट को 1986 के एक्ट को पास करते टाइम है वो से पहले की है, मतलब इससे पहले के टाइम की, वो सब इस एक्ट में पास हो जाएंगी और इसके अकॉर्डिंग डिस्पोज किए जाएंगे बाय द मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ट्रांजैक्शनल प्रोविजन होता है। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट के। अब ये जब आया, अगर आपने देखो तो शाहबानो का जो इम्पैक्ट है उसको ये एक्ट जो है वो कम कर रहा है। ठीक है, ये एक्ट जो है 1986 का 1986 का जो एक्ट है ये इसको कम कर रहा है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए जो केस आया है वो आया फिर डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई और जिसको इसको वैलिड एक्ट जो है वो माना गया। सो गाइस, थैंक यू सो मच।